क्या आपकी शादी में देरी हो रही है कि इन सब के पीछे सिर्फ हालात नहीं बल्कि आपके किराए भी जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या सच में कुंडली में कोई ऐसा योग होता है जो शादी को सालों तक रोक सकता है? सैटर्न है। सैटर्न ने आदमी को क्या देना है? डिले देना है। जब भी 7th हाउस में सैटर्न बैठेगा और उसके ऊपर कोई मैलेफिक दृष्टि आ जाएगी तो उस आदमी की शादी लेट होगी। शादी की देरी के पीछे सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा होता है? शनि और मंगल देखिए एग्रेशन देता है, शादी को खराब करता है। राहु अनकन्वेंशनल। राहु क्या है? आज के युग में राहु को लोग खराब कहते हैं पर अच्छा होता है राहु। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी, ये सब राहु के ही हैं। तो यहाँ पर जो शादी देगा ना, वो देगा राहु, शादी देगा अनकन्वेंशनल मैरिज देगा। इसके ऊपर अगर यदि अच्छा एस्पेक्ट आ जाता है शनि के ऊपर, तो वहाँ पर ये अच्छा भी जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है, दृष्टि आ जाती है, तो कुछ अच्छा भी हो जाता है। मांगलिक दोष आज भी उतना प्रभावशाली है या ये सिर्फ मिथ है? मिथ तो नहीं है, ये प्रभावशाली है दोस्त। 80% हॉरोस्कोप जो होते हैं वहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है। उसकी शादी तभी मांगलिक से ही करते हैं क्योंकि दोनों ही गुस्से वाले होते हैं प्लैनेट। तो मांगलिक की जो पूजा है वो जरूर करवा लेनी चाहिए। कुंडली मैच नहीं हो रही तो क्या उनका रिश्ता सफल हो सकता है? लोग अपने आप ही घर में कंप्यूटर रखा हुआ है, अपने आप ही कुंडली मिला के गुण देख लेते हैं कि हमारे तो 36 में से 28 गुण मिल गए। गुण मिलने चाहिए 17 या 18 और उसके बाद हॉरोस्कोप दोनों को टैली करना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि वो नहीं हम टैली करते तो प्रॉब्लम आ सकती है। पर मैंने देखे हैं जिनका 7th लॉर्ड 6 में आ जाता है वहाँ लिटिगेशन और प्रॉब्लम तो रहती हैं। चाहे 15 साल बाद प्रॉब्लम आए, उनके प्रॉब्लम तो आती है। शादी के बाद आजकल अचानक झगड़े होने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। दूसरा पार्टनर का ही हम हॉरोस्कोप अच्छा कर सकते हैं और उसको कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर बताते हैं और उसकी काउंसलिंग कर देते हैं कि डिवोर्स ना हो। ये बताइए, क्या सच में कुंडली देखकर पहले ये पता लगाया जा सकता है कि ये रिश्ता तलाक तक जाएगा या नहीं? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। 7th का लॉर्ड कहीं एफ्लिक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिवोर्स होने के। इंटरकास्ट मैरिज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस ग्रह के कारण? इंटरकास्ट मैरिज तभी होती है जब ग्रहों में प्रॉब्लम ही होती है। तो जुपिटर अगर यदि राहु के साथ एफ्लिक्ट हो गया, सैटर्न के साथ एफ्लिक्ट हो गया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम भी आनी है, इंटरकास्ट मैरिज भी होने के चांसेस होते हैं। राहु तो आउटकास्ट मैरिज देता ही है, सैटर्न भी देता है। दो लोगों में बहुत प्यार है पर बीच में झगड़े होते हैं। जब 7th लॉर्ड 3 हाउस में चला गया, 6th में चला गया, 8th में चला गया, झगड़े तो होंगे ही होंगे। जुपिटर नीच का हो गया। कुंडली देखकर एग्जैक्ट टाइम का पता चल सकता है कि जॉब कब मिलेगी? बिल्कुल, ये भी पता चल सकता है। 10th हाउस जॉब का होता है, 6th हाउस 10th हाउस और लगन के कॉम्बिनेशन से ही मिलनी होती है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो अभी वॉर चला हुआ है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो ये आपने देखा होगा, ये अनप्रडिक्टेबल ही है ट्रम्प साहब। तो इनका आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या करेंगे, किस टाइम पे क्या नहीं करेंगे। और इनकी जो दशा चल रही है ईरान की, जुपिटर और राहु की दशा चल रही है, जो कि दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस का पीरियड चल रहा है ईरान के लिए। और इनके 2nd हाउस में शनि और राहु बैठे हुए हैं जो कि अपने घर को डिस्ट्रॉय होता है। पर इनमें प्लस पॉइंट क्या है, जुपिटर इनके लगन में उच्च का बैठा है जो कि धर्म को दिखाता है। यानी कि ये इनका जो कंट्री है धर्म की बुनियाद पे ही खड़ा है। इनका मुझे लगता है कि अभी जुलाई तक इनका असर रहेगा। ये हो सकता है सी वार में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए, जुलाई के आसपास या जून के एंड में जाके कुछ नरम पड़ेगी। क्या आपकी शादी में देरी हो रही है या शादी के बाद रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे सिर्फ हालात नहीं बल्कि आपके किराए भी जिम्मेदार हो सकते हैं? आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसे ज्योतिष एक्सपर्ट से जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में रिश्ते, करियर, विवाह से जुड़ी समस्याओं को समझकर समाधान किया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव और टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर राजेंद्र कुमार शर्मा, जो एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलर हैं और वर्षों से लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पॉडकास्ट। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
अच्छा सर, ये बताइए कि क्या सच में कुंडली में कोई ऐसा योग होता है जो शादी को सालों तक रोक सकता है? आपने ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा पूछा है। तो इसको आगे चलने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली होती क्या है। ठीक है नहीं, कुंडली के देखिए 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 भाव मीन्स हाउसेस, हिंदी में कहें तो खाने होते हैं। जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि भैया शादी का हाउस कौन सा है, तो मैंने तो समझाना है तो लोगों को कैसे समझा पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या खाने से क्या चीज़ देखते हैं, किस किस भाव से हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो भाव होता है हमारा लगन का भाव होता है, जहाँ से हम आदमी की पर्सनालिटी, बिहेवियर सब कुछ देखते हैं। ठीक है, अब आपकी पर्सनालिटी मैं देख रहा हूँ, आपका कौन सा लगन होना चाहिए, आपकी बोलचाल का तरीका क्या है, बिहेवियर कैसा है, तो फर्स्ट हाउस से हम ये देखते हैं। ये ब्रीफ में बताऊंगा। तो सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, आदमी की धन कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, तो वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। फिर इसके बाद थर्ड हाउस आ जाता है। थर्ड हाउस से हम आदमी का करेज देखते हैं कि उसमें कितना करेज है, काम करने के लिए क्या कर सकता है। फोर्थ हाउस आ जाता है कंफर्ट का, मदर का हाउस, मदर की हेल्थ कैसी है, आदमी खुशी में रहेगा कैसे रहेगा, तो फोर्थ हाउस वहाँ से देखते हैं। और फिफ्थ हाउस सबसे जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है, त्रिकोण का हाउस कहते हैं। तो ये हाउस जो होता है ये भी बहुत मैं कहूँगा अच्छा हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का हाउस होता है, एजुकेशन का हाउस होता है। अगर कोई पूछता है भैया बच्चे की एजुकेशन कैसी होगी, तो एस्ट्रोलॉजर क्या है, सीधा फिफ्थ हाउस पे जाएगा और वहाँ पर बताएगा। इसके बाद सिक्स्थ हाउस आ जाता है, वो डेप्ट का, लिटिगेशंस की, मुकदमेबारी के बारे में पूछना चाहता है तो उसके ऊपर चले जाएंगे। अगर आप जैसे आपका क्वेश्चन है तो इसलिए मैं 7वें हाउस में आता हूँ। तो 7वां हाउस होता है शादी का हाउस। अगर आपने मुझे शादी के बारे में पूछा है तो शादी के बारे में सीधा मैं 7वें हाउस में ही जाऊंगा। इसके बाद 8वां हाउस ससुराल का, रिसर्च का, कंसल्टेंसी, या दूसरे हम कह सकते हैं कि रिसर्च टाइप का हाउस होता है, बीमारियों का हाउस भी होता है। मतलब ये सब चीज़ें देखनी है तो वहाँ से। 9th हाउस से हम क्या देखेंगे, धर्म का स्थान है 9th हाउस, लक का स्थान है, लक देखेंगे, लॉन्ग जर्नीज देखेंगे उससे। तो इसके बाद 10th हाउस आ जाता है, जो 10th हाउस प्रोफेशन का है, कर्म स्थान है हमारे। तो प्रोफेशन के बारे में पूछे जी आपका ये प्रोफेशन है तो ये क्यों है, कैसे है, ये वहीं से देखेंगे। 11th जो हाउस होता है हमारा गेन का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का स्थान होता है। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर जो देखते हैं वहाँ से देखते हैं। तो 12th हाउस होता है हमारा सेपरेशन का हाउस, एक्सपेंसेस का, जेल का, फॉरेन कंट्रीज़ का, कई चीज़ें 12th हाउस से देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे प्लानेट। ठीक है, सिंपल मैं पहले प्लानेट बता दूं तो आपको सारे आगे जितने क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सारे मैं आसानी से आपको, हमारे श्रोताओं को भी समझ में आ जाएंगे। तो इसके बाद देखिए सबसे पहले सूर्य प्लानेट होता है। सूर्य क्या है, ये रोशनी देने वाला प्लानेट है, ईगो का प्लानेट है। जिसका सूर्य तेज होता है, कहते हैं इसका तेज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ईगो ज़्यादा होगी आदमी में, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी। इसके बाद आ जाता है मंगल, जैसे या मून आ गया सेकंड नंबर पे। तो जब मून आ गया तो मून एक हाउस में, जो बताया मैंने 30 डिग्री का हाउस होता है ना, तो वहाँ से 2.25 दिन में ही पार कर जाता है। तो 2.25 दिन मीन्स इतना फास्ट चलता है कि अभी हमारा दिमाग यहाँ पे है तो एकदम यूएसए में पहुँच जाएगा। तो जो प्लानेट जो स्लो होते हैं प्लानेट, वो 1.5 साल उसी जगह बैठे रहते हैं, जो 2.25 दिन में ये पास करता है। इसलिए जब मून भारी होता है तो हमारा मूड भी बहुत चेंज होता है। तो मून जो होता है मूड का कारका, मदर का कारका हो जाता है। तो इसी तरह से ये मंगल होता है, ये गुस्से का कारका है ज़्यादा। अगर किसी को गुस्सा आता है, हार्श वर्ड यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ उसका मंगल देखना पड़ता है। इसी तरह से सैटर्न है। सैटर्न ने आदमी को क्या देना है, डिले देना है, सॉरो देना है, उदासी देनी है, डिसिप्लिन देना है। तो अगर आदमी डिसिप्लिन से काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो उसका भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बुध है, इंटेलिजेंसी का कारका है। ठीक है, जुपिटर है, धर्म का स्थान है। तो इस तरह से ये सारे कुछ प्लैनेट हैं। इन सब चीज़ों को देख के ही हम किसी का डिसाइड करते हैं। अब आपने पूछा है कि शादी का, लोगों की कई सालों तक शादी नहीं होती,
तो हम, अब मैं आपको कह सकता हूँ हम सीधा कहाँ जाएंगे जी, सातवें हाउस में जाएंगे आदमी के। ठीक है, अब सातवें हाउस का एक स्वामी होता है, लॉर्ड को देखेंगे, प्लैनेट देखेंगे, उस पर क्या एस्पेक्ट आ रही है तब देखेंगे। तो इसमें जो मैंने अब आपको सब बताए हैं उसमें से सबसे जो प्लैनेट आया है सैटर्न आया है, जो डिले का कारका होता है, सारों का कारका होता है, उदासी का कारका होता है। जब भी सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठेगा, सैटर्न बैठेगा, सेवंथ लॉर्ड सैटर्न होगा और उसके ऊपर कोई मैलेफिक दृष्टि आ जाएगी तो उस आदमी की शादी लेट होगी। तो उस आदमी की शादी जल्दी अगर कर भी लेगा कहीं गलती से तो कहीं ना कहीं सेपरेशन होगी। सेपरेशन कैसे हो सकती है? हो सकता है कि वो नौकरी वाइफ की यहाँ पर है तो उसकी बाहर हो जाए, या पढ़ाई वाइफ यहाँ कर रही है और कहीं हो जाए। तो कई बार सेपरेट भी हो जाते हैं अगर प्लैनेट अच्छा नहीं हो तो इसलिए ये जो है सैटर्न इज द रिस्पॉन्सिबल। कुछ दूसरे मेलेफिक कम्बिनेशन हो जाते हैं, मंगल और राहु का भी, तो वहाँ पर भी डिले हो जाता है पर इतना ज़्यादा डिले नहीं करता है। वहाँ पर शादी को थोड़ा ख़राब कर सकता है पर ऐसे नहीं। तो मैं इन नटशल यही कहूँगा कि ये डेफिनेटली जहाँ डिले का कारका होता है, शनि आ जाता है तो 30 साल के बाद ही शादी, मोस्टली जो शादी होती है 30 के बाद ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं अगर उस पर दृष्टि खराब हो तो। अगर अच्छा होगा तो शादी जल्दी हो जाएगी। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने सारे प्लैनेट्स की चीज़ें हमें पहले ही बता दी। मेरा अगला जो सवाल था वो उसी तरफ था। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी की देरी के पीछे सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा होता है? जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, मंगल हो गया। हाँ देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। शनि और मंगल, मंगल देखिए एग्रेशन देता है, शादी को खराब करता है। राहु अनकन्वेंशनल, राहु क्या है आज के युग में, राहु को लोग खराब कहते हैं पर अच्छा होता है। राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी ये सब राहु के ही हैं। तो यहाँ पर जो शादी देगा ना वो देगा, राहु शादी देगा, अनकन्वेंशनल मैरिज देगा, आउट ऑफ ए कास्ट भी दे सकता है, दूसरी कास्ट में जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, कोई स्कैंडल मैरिज भी हो सकती है। तो शनि ही प्लानिट, मैं भी कहूँगा यहाँ भी शनि ही इरिस्पॉन्सिबल है, तो शनि ही ज़्यादा खराब करेगा मैरिज को, डेंजरस प्लानिट यही है। इसके ऊपर अगर यदि अच्छा एस्पेक्ट आ जाता है शनि के ऊपर तो वहाँ पर ये अच्छा भी, जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है, दृष्टि आ जाती है तो कुछ अच्छा भी हो जाता है। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए कि मांगलिक दोष आज भी उतना प्रभावशाली है या ये सिर्फ मिथ है? देखिए मैं कहूँगा मिथ तो नहीं है, ठीक है, ये प्रभावशाली है दोष, क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हमने तो ठीक ही बोलना है। देखिए महर्षि पराशर जी हुए हैं, ठीक है, ये कोई एस्ट्रोलॉजर अपने आप नहीं बताता है। तो उनके हिसाब से जब मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और 12th हाउस में आ जाता है तो वो आदमी को हम मांगलिक मानते हैं, ठीक है। पर 80% हॉरोस्कोप जो होते हैं वहाँ पर ये कैंसल हो जाता है। जैसे कि कैंसल कैसे होता है, जैसे कि जुपिटर उसके साथ आ गया, मंगल उच्च का हो गया, या कर्क लगन की कुंडली हो गई, कर्क लगन की कुंडली होगी, सिंह लगन की कुंडली होगी, वहाँ योगा कारक होता है। तो कुछ और भी फैक्टर होते हैं जहाँ कैंसल हो जाता है। जहाँ योग कैंसल हो जाता है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम देखेंगे 80% हॉरोस्कोप में ये कैंसल हो जाता है दोष। पर फिर भी हम एस्ट्रोलॉजर कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस में ये मंगल जो होता है ना, गुस्से को बहुत बढ़ावा देता है, ठीक है नहीं, और फोर्थ हाउस में आपके घर का चैन खराब करता है, एट्थ हाउस में ससुराल की तरफ से प्रॉब्लम, और 12th हाउस में होगा तो ये पेरेंटल प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और 12th हाउस में मंगल यह है, उसकी शादी तभी मंगलिक से ही करते हैं। मंगल का मंगलिक से क्यों शादी करते हैं? क्योंकि दोनों ही गुस्से वाले होते हैं प्लानट। जब दोनों ही गुस्से वाले लोग होंगे तो हम कहते हैं भैया ये दूसरे की मेंटलिटी को एकदम पे, इसको अब गुस्से में आने वाला है, चल मैं तो चुप हो जाऊं, तो उसकी एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, इसलिए मांगलिक की शादी करते हैं। पर मैं कहूँगा अगर दोनों इवन देन भी कैंसिल हो रहे हैं तो मांगलिक की जो पूजा है वो जरूर करवा लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई दिमाग में डाउट ना रहे कि हमने पूजा नहीं कराई है।
चाहे कैंसिल हो रहा हो, वो हम जो कैंसिल भी होता है ना वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं जो 7th हाउस और 8th हाउस का मंगल होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आपको पता है कि कुछ एक्टर्स, अच्छी एक्टर थे, उनका भी 8th हाउस मंगलिक था, उन्होंने भी बहुत पूजा कराई है। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत हमारे पास आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, सारे आते हैं, इतना मानते हैं, पूछिए ना आप। मंगलिक दोष के बिना तो चलते ही नहीं आगे। तो अगर दोनों मंगलिक हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कैंसिल भी हो रहा है तो भी मैं कहूँगा पूजा करा लें तो बेटर है। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए कि अगर दो लोगों की कुंडली मैच नहीं हो रही तो क्या उनका रिश्ता सफल हो सकता है? हाँ, ये देखिए बहुत आते हैं आजकल। लोग क्या कर रहे हैं सर, ये क्वेश्चन आपने बहुत पूछा। लोग अपने आप ही घर में कंप्यूटर रखा हुआ है, आपके पास भी कंप्यूटर है, तो अपने आप ही कुंडली मिला के गुण देख लेते हैं कि हमारे जो 36 में से 28 गुण मिल गए, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर एटलीस्ट मैं जो देखता हूँ तो मैं तो दोनों की हॉरोस्कोप चेक करता हूँ। देखिए उसमें हमारे जो गुण मिलने चाहिए 17 या 18 तो एटलीस्ट जो गुण है ना मिलने चाहिए, अष्टकूट गुण है। और उसके बाद हॉरोस्कोप को दोनों को टैली करना बहुत जरूरी है। अगर यदि वो नहीं हम टैली करते तो प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए उसमें मैंने आपको शुरू में इसीलिए बता दिया था, मैरिज का 7th हाउस होता है और इसके अलावा 6, 8 और 12 हाउस जो होते हैं ना, ये त्रिक हाउस होते हैं। अगर उसका लॉर्ड इन हाउस में चला जाए तो और भी कुछ एफ्लिक्शन हो जाए 7th लॉर्ड के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मैरिज लाइफ, बैड मैरिज लाइफ होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डाइवोर्स पक्का है, पर मैंने देखे हैं जिनका 7th लॉर्ड 6 में आ जाता है वहाँ लिटिगेशन और प्रॉब्लम तो रहती हैं। चाहे 15 साल बाद प्रॉब्लम आए, उनके प्रॉब्लम तो आती आती है। कोई होता है जो बहुत पूजा पाठ करने वाला है, वो बेचारा बच भी जाता है, पर 70 to 80% में अगर 7th लॉर्ड में एफ्लिक्शन आ जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर यदि एक आदमी के चार्ट में कुछ बहुत ज़्यादा खराबी आ रही है तो हम दूसरा चार्ट उसको कहते हैं कि जो लड़की का चार्ट है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए चार्ट, कम से कम 60-70% उनकी मैरिज बच जाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कुंडली को मैच जरूर करवाएं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा मिथ दूर कर दूं कि भैया हमारे में तो कुंडलियाँ मिलाती नहीं तब भी मैरिज ठीक चल रही है। अब उनको क्या पता कितने तलाक हुए हैं कितने नहीं हुए। लव मैटर हुए हैं तो हम कह देते हैं चलो मत मिलाओ यार कुंडली, तुम लव है, जो होगा देखा जाएगा। तब भी जब कुंडली मिलाते हैं तो उनको हम बता देते हैं कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आप बच के रहना। तो जैसे सर आपने बताया कि मैरिज के लिए 7th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसको देखना पड़ता है। जैसे शादी के बाद आजकल अचानक झगड़े होने लग जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। तो जैसे मुझे ये लगता है कि जैसे आप बता रहे हो 7th हाउस इसके लिए जिम्मेदार होगा, तो उसके लिए 7th हाउस का क्या रोल रहेगा और करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ देखिए, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, करेक्ट कैसे कर सकते हैं। 7th हाउस का देखिए लॉर्ड मान लीजिए जुपिटर राहु है। मैंने आपको बताया है कि अगर यदि एक चार्ट में खराब हो जाता है 7th लॉर्ड या 7th हाउस, तो दूसरे स्पाउस की जो कुंडली है उसको हम करेक्ट कुंडली होनी चाहिए। उसकी कुंडली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि डिवोर्स ना हो कम से कम। तो दूसरा पार्टनर का ही हम हॉरोस्कोप अच्छा कर सकते हैं और उसको कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर बताते हैं और उसकी काउंसलिंग कर देते हैं। देखिए रेमेडीज से अच्छा है उसकी काउंसलिंग कर दी जाए। अगर किसी का, मुझे लगता है मेरे पास अभी पीछे आए थे वो लड़के की कुंडली दिखाई थी उन्होंने, तो उसका 7th लॉर्ड 6th में आ गया या 8th में आ गया, सारी एफ्लिक्शन इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा देखिए आपके बच्चे की कुंडली बहुत ज़्यादा खराब है, इसके लिए आपको जो हॉरोस्कोप लेना है, जो बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप चाहिए, वो मेरे से मिलवा रहे हैं। तो एक दो कुंडलियाँ बहुत अच्छे आए हॉरोस्कोप। मैंने कहा देखिए 60% चांसेस होगा कि वो हम उसका हॉरोस्कोप को मतलब मैरिज बच जाए। पर इसके लिए लड़के को आप समझा देना कि डिवोर्स की बात मुंह से कभी निकालनी नहीं है उसने, ना ही लड़की ने निकालनी है। तो खुश रहेगा। अगर आपने मेरा उससे भी बात करानी है तो बात करवा दो, लड़के को समझा दूंगा मैं। तो वो लड़के खैर लेडी समझ गई हैं
उसके लड़के की कुंडली थी, तो वो मेरे से मिला रही हैं। एक दो हॉरोस्कोप मैंने बताए हैं अच्छे, आगे उनके ऊपर भी डिपेंड करता है पक्की होती है या नहीं होती है, पर सबसे बेस्ट करेक्ट करने का यही है कि हम उसको समझा दें और थोड़ी बहुत रेमेडीज बता दें ताकि साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग हो जाए। और उसको पता है, जब पता है कि मेरे अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए इंटरकास्ट मैरिज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस ग्रह के कारण है? देखिए, इंटरकास्ट मैरिज तभी होती है जब ग्रहों में प्रॉब्लम ही होती है। ठीक है जी, जब ग्रहों में प्रॉब्लम ही होती है। देखिए, इसका शादी का जो कारका होता है ना सर, एक तो होता है जुपिटर, लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए जुपिटर, और उनके लिए होता है वीनस। ठीक है, तो जुपिटर अगर यदि राहु के साथ एफ्लिक्ट हो गया, सैटर्न के साथ एफ्लिक्ट हो गया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम भी आनी है, इंटरकास्ट मैरिज भी होने के चांसेस होते हैं। राहु तो आउटकास्ट मैरिज देता ही है, सैटर्न भी देता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम के बाद ही जब इंटरकास्ट करेगा नेचुरली प्रॉब्लम तो आनी आनी है। अगर यदि कोई मुस्लिम हिंदू के साथ, हिंदू मुस्लिम के साथ, या किसी और रिलीजन के साथ करेगा, या किसी और कल्चर के साथ करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती हैं, कई बार कुछ नहीं भी आती हैं। तो ये सैटर्न हो गया, राहु हो गया, इनके कारण ही इंटरकास्ट मैरिज होती है। इसी तरह से आदमी के लिए वीनस होता है, अगर वीनस एफ्लिक्ट हो जाता है राहु के साथ, केतु के साथ, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आके ही मैरिज होती है। तो जैसे कि घर वाले ना माने, ठीक है, घर वाले ही नहीं मानते हैं इंटरकास्ट मैरिज में, कोई गांव का गांव नहीं मानते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। पर जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो उनकी मैरिज होती है, पर होती प्रॉब्लम के साथ ही है। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज में जो प्लैनेट्स होते हैं उनके इफेक्ट अलग अलग रहते हैं कैसे? देखिए, मैंने आपको यही बताया था, मैंने बहुत अच्छा किया जो आपके आपके क्वेश्चन है, तो सारे पहले ही एक्सप्लेन कर दिए मैंने हाउसेस सारे। ठीक है, नहीं तो किसी को शायद समझ ना आते। तो 5th हाउस हॉरोस्कोप में लव का हाउस होता है, वीनस भी प्लैनेट रोमांस का प्लैनेट है। ठीक है, और फिर 7th हाउस जो है मैरिज का हाउस है। जब लव मैरिज के लिए देखिए इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, 5th का कनेक्शन 7th से, 7th का कनेक्शन 5th से, इसके अलावा वीनस कहीं उच्च का बैठा होगा कहीं 7th हाउस में, और भी कुछ प्लैनेट कम्बिनेशन होते हैं, तो भी लव मैरिज पॉसिबल है, अदरवाइज लव मैरिज पॉसिबल नहीं है। तो हमारे से आजकल देखिए, आजकल मैं आपको एक बात और बता दूं, कि जितने भी मैक्सिमम लोग हैं हमारे पास आ रहे हैं ना जी, तो लव मैरिज फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। लव जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, लव के फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन आते हैं जी। तो सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा कैरियर, उनको लव की ज़्यादा ज़रूरत है, कैरियर की मुझे लगता है आजकल ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इवन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सवेरे उठते ही फ़ोन आ जाएगा, मेरी सर लव मैरिज होगी, मेरा उससे रिलेशन है, टूट गया है, मुझे ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक अनब्लॉक कब करेगा। ऐसे क्वेश्चनों के हमारे लिए भी आंसर देने बड़े मुश्किल हो जाता है। मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर को भी जो टैरो कार्ड नहीं मानते थे, टैरो कार्ड सीखना पड़ा है। ठीक है, तो टैरो कार्ड से ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिर टैरो कार्ड से हम बताते हैं उनको, तो वो भी सीखने पड़े हैं। तो ये लव मैरिज तभी होगी जब 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन होगा, और वीनस की पोजीशन काफ़ी अच्छी होगी, 11th हाउस से कनेक्ट होगा या 7th हाउस से कनेक्ट होगा, तभी लव मैरिज हो पाएगी। अदरवाइज अरेंज मैरिज की तरफ ही जाना पड़ेगा। जब ये कम्बिनेशन नहीं होते, हमारे पास कुछ आते हैं आदमी, हम कहते हैं भैया आपकी तो अरेंज मैरिज है, तो अब लव जब टूटना है तो अब टूटेगा भी कैसे, टूटने के भी कम्बिनेशन है। 5th हाउस लव का है, वो जब 6, 8, 12 में जाएगा, एप्लिकेशन होगी तो लव टूट जाएगा। क्या राजेंद्र जी ऐसा भी होता है जैसे दो लोगों में बहुत प्यार है, उन्होंने मैरिज की है और लाइफ उनकी ठीक से गुजर रही है, पर बीच में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, क्या कोई ग्रहों का ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है कि वो उनको अलग ही कर दे? हाँ जी, ये हम वैसे देखिए डिस्कस भी हुआ अभी, वही मैंने बताया, त्रिक हाउसेस ही होते हैं। ठीक है, नहीं अब शादी हो रही, झगड़े हो रहे, जब 7th लॉर्ड त्रिक हाउस में चला गया, 6th में चला गया, 8th में चला गया, ठीक है,
तो वहाँ पर मैं कहूँगा झगड़े तो होंगे ही होंगे, ठीक है, झगड़े तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उनमें एफ्लिक्शन आ गई, जुपिटर नीच का हो गया लड़कियों का, अगर आदमी देखें तो इनका वीनस नीच का हो गया, या वीनस के साथ राहु आ गया, केतु आ गया, तो वहाँ झगड़े होने की संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं। अगर यदि कोई एस्पेक्ट, अच्छा एस्पेक्ट नहीं आता उसके ऊपर, जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आता, तो झगड़े की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे झगड़े इनमें तो चलते रहते हैं। अब झगड़ों को करने का काम तो वही है जी, थोड़े बहुत उपाय बता दो, थोड़े बहुत उनको काउंसलिंग कर दो, पर मोस्ट प्रोबेबली वो तभी ठीक होता है। दशा और अंतरदशा भी बहुत जिम्मेवार होती हैं। कई बार दशा ही बहुत गलत आ जाती है, तो उस दशा में लड़ाई झगड़ा होना होता है। हम कहते हैं ये टाइम थोड़ा सा बीत जाने दो भैया, आगे टाइम दशा चेंज होगी तो ठीक हो जाएगा। तो ट्रांजिट होती है, ट्रांजिट भी थोड़ा बहुत ठीक आ जाती है तो चेंज हो जाता है। तो इन झगड़े तो देखिए, जब ग्रहों का कॉम्बिनेशन कुछ खराब होगा, कुंडली नहीं मिलाई होगी, तो जरूर झगड़े। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए, ये जो हम कहते हैं कि ये उपाय कर लो, ये रेमेडीज कर लो, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल होती हैं, ये सच में प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं? देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छा पूछा रेमेडीज़ के बारे में। तो रेमेडीज़ तो हम करवाते हैं और करवानी भी चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को, ठीक है। अगर यदि भाई एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज़ नहीं कराएगा तो वो कहेगा भाई मैं तेरे को दिखाने का फ़ायदा क्या था, मैं अपने गम लेने आया हूँ तेरे पास, दुख लेने आया था कि तू कह रही है कि ये पीरियड ख़राब है, नौकरी नहीं लग सकती, तो आगे कुछ उपाय तो बताओ। तो उपाय तो बताने ही पड़ेंगे, ठीक है, उपाय तो बताने भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बात ठीक है, ये मिथ है या साइकोलॉजिकल मिथ तो नहीं है, ये साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और प्रे, देखिए महर्षि पराशर जी हुए हैं, इवन के.एन. राव जी हमारे हुए हैं, रमन जी हुए हैं, इतने महर्षि हुए हैं। उन्होंने देखिए बहुत कहा है कि ये यूनिवर्स की स्टडी है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है यूनिवर्स की स्टडी है और लोगों के कल्याण के लिए है। जो एस्ट्रोलॉजर बनता है, जो आप जैसा इंटरव्यू भी ले रहा है, उसके ऊपर ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है, ठीक है। वो आप, मैं आया हूँ यहाँ पर आपके पास और आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, ये ऊपर वाले के हाथ में है सारा कुछ, ठीक है, ये अपने आप नहीं कोई आता है। तो इस फील्ड में जो भी आता है एस्ट्रोलॉजर, वो देखिए, चाहे मैं कहता हूँ कोई ठग एस्ट्रोलॉजर भी है, देखिए ठग बहुत हैं आजकल, कोई बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, पर वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे क्लाइंट का बुरा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है नहीं, चाहे कैसा भी एस्ट्रोलॉजर होगा, वो कहेगा भाई मैं इसका अच्छा ही कर दूँ। उसके मन में जब आएगा ना, ये अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, इसका सुखी हो जाए, सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपने जो क्लाइंट आता है उसको खुश ही देखना चाहता है। तो रेमेडीज जो एक तो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग है रेमेडीज, उसको बता दीजिए कि आपका कैसा समय है और कैसा करना है, ठीक है। अब 7th लॉर्ड में 6 की दशा चल रही है, भैया हमको भी तुमने लिटिगेशन में नहीं जाना है, ठीक है, लिटिगेशन में जाओगे तो फंस जाओगे। उसकी अगर 6th लॉर्ड की दशा चल रही है तो लिटिगेशन में मत जाओ, आप अपने आप ही समझौता करो, तो सबसे बेस्ट है। अगर यदि नहीं कर सकते भैया, तलाक लेना है तो लेके ठीक है जाओ, अगर सुखी रहते हो तो। अगर नहीं लेने को दिल करता तो हम वहाँ पर रेमेडीज करा देते हैं। यहाँ हम साइकोलॉजिकल रेमेडीज भी कराते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए, और दूसरी रेमेडीज भी कराते हैं। जो रेमेडीज कौन सी कराता हूँ मैं, महर्षि पराशर जी की जो बताई हुई रेमेडीज हैं, मंत्रोच्चारण, क्योंकि ये आपकी बॉडी से वाइब्रेट होती हैं सारी। अगर यदि अब किसी का जुपिटर वीक है तो हम कहते हैं कि भैया जुपिटर की रेमेडीज कर लो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ये मंत्र कर लो। आदमियों के लिए वीनस का बीज मंत्र कर लो, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है। और कितने करने हैं ये एक एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा, ठीक है। अब शनि की दशा चल रही है, शनि का बीज मंत्र कर लीजिए, शनि की कुछ चीज़ें दान कर लीजिए, ये सारी चीज़ें हम उनको करवा देते हैं। पर कुछ टोटके वगैरह कुछ लोग करवा देते हैं, उनका कोई ज़्यादा मैं कहूँगा इतना रोल नहीं है। हमें महर्षि पराशर जी ने जो बताई हैं वही रेमेडीज ज़्यादा करानी चाहिए, ठीक है। तो रेमेडीज का ये प्रे कराते हैं, एक तरह से मैं कहूँगा ये रेमेडीज नहीं हम कह सकते, इसको प्रे कहते हैं। जब आप प्रे करते हो बार बार एक प्लानट की, तो वो प्लानट प्रसन्न हो जाता है और आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। पर मैं देखिए कई बार राहु की और केतु की जैसे आती है, किसी की दशा मुझे पता है खराब आ रही है,
तो उस दशा को मैं शुरू से ही उसके अंतरदशा या महादशा की रेमेडीज शुरू से ही कराता हूँ, और वो रेमेडीज बहुत काम भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हैं, उसके मन को भी साइकोलॉजिकली भी सेटिस्फैक्शन मिलती है और वैसे भी बहुत ज़्यादा मिलती है। जी राजेंद्र जी, ये बताइए कुंडली में ऐसे कौन से धन योग होते हैं जो बताते हैं कि इंसान को कभी पैसे की कमी ही नहीं हो? हाँ जी, देखिए हर एक आदमी हमारे पास, देखिए पहला क्वेश्चन तो आता है, लव का क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। उसके पास आता है धन का क्वेश्चन आ जाता है, कैरियर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 4-5 लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चाहे अब तो लव का पहले नंबर पे, बाकी तो किसी को कोई ज़रूरी नहीं होता, लव ही ज़रूरी है आजकल लगता है मुझे बच्चों को। तो वहाँ पर धन की जो कम्बिनेशन है, देखिए सेकंड हाउस होता है वेल्थ का हाउस होता है, ठीक है। 11th हाउस होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का। 5th हाउस होता है इंटेलिजेंसी का, क्योंकि आप इंटेलिजेंसी से ही पैसा कमाएंगे। और 9th हाउस होता है लक का, ठीक है। जब सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, ठीक है, ये सब इकट्ठे होंगे, इनका कम्बिनेशन इकट्ठा होगा। अगर 3 का भी कम्बिनेशन बन जाए, इवन सेकंड और 11th का कम्बिनेशन भी अगर बन जाता है, तो सेकंड का लॉर्ड 11th में बैठ गया, 11th का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया, तो उनका बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है। कोई पूछता है हमारी लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो उसके भी कुछ कम्बिनेशन होते हैं, वो भी उनको बता देते हैं। तो मैं कहूँगा सेकंड, 5th, 9th और 11th हाउसेस का रोल बहुत होता है हमें धन का डिसाइड करने के लिए कि कहीं भूखा तो नहीं मरेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, एक 11th हाउस होता है, 11th हाउस होता है, तो 11th हाउस में हमें देखना होता है कि 11th का लॉर्ड कहाँ गया है। इवन 11th हाउस में कोई भी एक प्लानट भी बैठ जाए तो समझो कि उसके पास धन बहुत आएगा। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए कि आज के समय में पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि किस करियर के कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कंफ्यूजन है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी सच में हेल्प कर सकती है कि किस फील्ड में जाना बेहतर रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल हेल्प कर सकती है सर। तो यहाँ पर देखिए आजकल लाइन क्या है, अकाउंट्स की लाइन है, यानी फाइनेंस की लाइन हो गई, और इंजीनियरिंग की लाइन हो गई, मेडिकल की लाइन हो गई, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक है। हर एक के अलग अलग कम्बिनेशन है कि आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके अलग कम्बिनेशन है। अगर कुछ टेक्निकल प्लानट होते हैं, जैसे सैटर्न टेक्निकल प्लानट है, मंगल टेक्निकल प्लानट है, राहु भी टेक्निकल प्लानट है। अगर यदि 10th लॉर्ड ये बनते हैं तो हम कहते हैं इंजीनियरिंग में चले जाइए आप, ठीक है। इंजीनियरिंग उनके लिए जो टेक्निकल स्टडी कीजिए, ठीक है। अगर यदि कोई कहता है, मैं आते हैं हमारे पास बच्चे आते हैं, कह रहे मैं मेडिकल ले लूँ सर, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ 6th हाउस जो बताया मैंने खराब हाउस है, 8th हाउस भी बीमारी का हाउस है, 6th हाउस भी बीमारी का हाउस होता है, 12th हाउस भी बीमारी का हाउस होता है। और जब 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस होता है, तो कुछ डॉक्टर के बारे में पूछता है, तो अगर इनका कनेक्शन 1 से 1st हाउस से, 6th हाउस से, 10th हाउस से, 8th हाउस से हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि आप मेडिकल ले लीजिए, आपके पास मेडिकल में आप कामयाब हो जाएंगे, डॉक्टर तो 100% बन जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कंपनीज खोल लीजिए, और जिसने रेस्टोरेंट खोलने हैं उसका देख लेते हैं वीनस मून कहाँ पर है, और डिपेंड करता है कौन सी लाइन में, हम उसको लाइन भी बता देते हैं। अगर किसी का मरकरी बहुत ही एग्जॉल्टेड है या अच्छे पोजीशन पे है, तो चार्टेड अकाउंटेंट भी वो बन सकते हैं। तो वो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि उसको फील्ड सूट कर, कौन सी फील्ड सूट करती है, कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, और कौन से में जाना चाहिए उसको। राजेंद्र जी, ये बताइए क्या कुंडली देखकर एग्जैक्ट टाइम का पता चल सकता है कि जॉब कब मिलेगी या करियर में भी ब्रेक थ्रू कब होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी पता चल सकता है सर। मैंने जैसे 12 खाने आपको बताए हैं, 10th हाउस जॉब का होता है, ठीक है जी। तो 10th हाउस जॉब का होता है, 10th जब भी जॉब मिलनी है तो 6th हाउस, 10th हाउस और लगन के कम्बिनेशन से ही मिलनी होती है। इसके लिए हम D10 चार्ट, D9 चार्ट, शादी के लिए, जॉब के लिए और बहुत सारे चार्ट भी हम देखते हैं, ट्रांजिट भी देखते हैं।
तो जॉब जब मिलनी होती है मोस्टली 10th लॉर्ड में आजकल ले ऑफ बहुत हो रहा है, ले ऑफ बहुत हो रहा है। तो वो उसके लिए मैं कहूँगा ये 9th हाउस होता है, 10th से 12th हाउस। तो वहाँ पर जब ले आउट का खतरा होता है, जब पूछता है तो हम कहते हैं ले आउट तो नहीं हो रहा भाई तुम्हारा, तो 9th हाउस से कनेक्शन होता है, तो हम कहते हैं तुम्हारा खतरा है, ये उपाय कर लीजिए और अपनी दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश कर लीजिए। और जॉब चेंज करना है तो मोस्टली क्या होता है 6th और 10th लॉर्ड की दशा में, और ट्रांजिट अच्छा आ जाता है तो उसमें ही जॉब चेंज होने के आसार रहते हैं। अच्छा राजेंद्र जी, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि ये बताइए, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो अभी वॉर चला हुआ है ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये कब तक खत्म होने की उम्मीद है? देखिए इसके लिए जहाँ तक अब मैंने कुछ दिन पहले देखा था, ईरान का हॉरोस्कोप ही देखा था। यूएसए का हॉरोस्कोप तो नहीं मैं देख पाया, हाँ ट्रंप साहब का हॉरोस्कोप देखा है मैंने, बहुत पहले देखा था। तो उनके मैंने देखा दो दो ग्रहण योग में उत्पन्न हुए हैं ट्रंप साहब, ठीक है। सन और राहु उनके शायद 10th हाउस में था, मून और केतु 4th हाउस में है। देखिए सन और राहु जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ये ग्रहण दोष हो जाता है। जब ग्रहण दोष होता है ना, इनके दो दो ग्रहण योग हैं, तो ये आदमी बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं, अनप्रडिक्टेबल होते हैं। और मून और केतु क्या होता है, ये पता नहीं है आदमी क्या कर देगा दिमाग से। तो ये आपने देखा होगा ये अनप्रडिक्टेबल ही हैं ट्रंप साहब। तो इनका आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या करेंगे, किस टाइम पे क्या नहीं करेंगे, पर ये लोग पावरफुल बहुत होते हैं, पावरफुल भी बहुत होते हैं। मतलब ये जल्दी कहते हैं ना झुकने वाले नहीं होते हैं। और अब मैंने अभी थोड़े दिन पहले ईरान का भी हॉरोस्कोप देखा है, वो इनकी जो है 1979 का है शायद, मुझे लगता जब ये ईरान बोर्न हुआ है, शायद सितंबर 1979, डेट मुझे याद नहीं है, पर कर्क लगन की कुंडली थी इनकी। और वहाँ पर जो इनका 8th हाउस था, तो वहाँ 2nd हाउस में सैटर्न और राहु बैठे हुए थे, सैटर्न और राहु बैठे हैं। और इनकी जो दशा चल रही है ईरान की, जुपिटर और राहु की दशा चल रही है, जो कि दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। जुपिटर और राहु की दशा में मैंने देखा है इवन बच्चों की भी दशा आती है, ये या तो नौकरी से निकाल देते हैं या कुछ प्रॉब्लम है, टेंशन, एंग्जाइटी। तो ये इनके लिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस का पीरियड चल रहा है ईरान के लिए। और इनके 2nd हाउस में शनि और राहु बैठे हुए हैं, जो कि अपने घर को डिस्ट्रॉय होता है। पर इनमें प्लस पॉइंट क्या है, जुपिटर इनके लगन में उच्च का बैठा है, जो कि धर्म को दिखाता है, यानी कि ये इनका जो कंट्री है धर्म की बुनियाद पे ही खड़ा है। और इनकी अगर ट्रांजिट देखें तो जब लड़ाई शुरू हुई थी, शायद 14 फरवरी के में ही लड़ाई शायद शुरू हुई थी, तो उस वक्त मंगल और राहु इनके 8th हाउस में आ रहे थे। 8th हाउस भी डिस्ट्रक्शन का हाउस है, तो उसमें इनका डिस्ट्रक्शन हुआ बहुत, ठीक है। अब 2 अप्रैल से, अभी अप्रैल से एक जो मंगल है वहाँ से निकल के मीन राशि में चला गया है, सैटर्न ऑलरेडी वहाँ पर बैठा है। तो मंगल और शनि जब वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और ये वाटरी प्लानट में बैठे हैं, तो मंगल और शनि भी जब इकट्ठे होते हैं तो एक ब्लास्ट का काम करते हैं, ये भी लड़ाई को बढ़ाने का काम करते हैं, कम नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अभी जुलाई तक इनका, मुझे लगता है कि अभी जुलाई तक इनका असर रहेगा, क्योंकि 2 अप्रैल से अभी मंगल शिफ्ट हुआ, ठीक है, थोड़ा पहले से कम हो जाएगा। ये हो सकता है सी वार में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए, सी वार ज़्यादा हो। पर यहाँ भी अभी मुझे लगता है ये जुलाई के आसपास या जून के एंड में जाके कुछ नरम पड़ेगी, पर इनको अभी सेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे करके इनकी सेटिंग होगी। तो मैं कहूँगा कि अभी जून तक इनका चलेगा। इनकी देखिए, इनको सी वार में मुझे लगता है अभी जून तक इनका ऐसे ही चलता रहेगा। तो बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, पर चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि जून से पहले होगा। जी गौरव जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने रिप्लाई देने की भी कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को, सबको जिन्होंने सुना है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भी, और सबका कल्याण हो। तो आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया एस्ट्रोलॉजर राजेंद्र जी से। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर नए टॉपिक के सामने हम दोबारा से पेश होंगे आपके सामने।
शुक्रिया।